नमस्कार। हम और हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हैं आप? आप बहुत जागरूक दर्शक हैं और हमारी दी गई हिदायतों का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं, अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा कर रहे हैं, ऐसा हमें विश्वास है। इसी तरह तो एक दूसरे को जागरूक करके हम किसी भी गंभीर बीमारी से अपना और अपने समाज का बचाव कर पाते हैं। और आपकी शंका का समाधान कौन करेगा, ये भी बता दें कि परिचय विशेषज्ञ का हमें देना है। आज हमने खास तौर पर आमंत्रित किया है डॉक्टर मीरा बघेल को और डॉक्टर नीतीश परगनिया को। तो आइए उन दोनों का स्वागत करें और कार्यक्रम की शुरुआत करें। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ज़्यादा स्वागत इसलिए है कि बहुत कीमती समय में से समय चुराकर आप हमारे साथ आए हैं, हमारे प्यारे दर्शकों को जानकारियां देने के लिए, सभी को स्वस्थ कर देने के लिए, कोरोना से बचा लेने के लिए। तो इसलिए बहुत सारा स्वागत है। और इससे पहले कि हमारे दर्शक फ़ोन करें, हम आपसे जानना चाहेंगे, हम बहुत कुछ जान लेना चाहते हैं। आज आप हमारे साथ हैं, वो जानकारियां जो अभी तक दर्शकों को मालूम है कोरोना के बारे में, और वो भी जानकारियां जो नहीं मालूम है, जो उन्हें ज़रूरी तौर पर मालूम होनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। दर्शक तो वैसे भी जानते हैं कि कोरोना कैसे आखिर, लेकिन हम फिर भी ये जानना चाहेंगे कि कोरोना किस तरह से उन क्षेत्रों में भी अब प्रभावित हो रहा है, पहुँचता चला जा रहा है जहाँ वो नहीं था या कम था। क्या कारण है इसके पीछे? दूसरे वायरस बहुत कम देर तक के जिंदा रह पाते हैं। जी। कोरोना के साथ एक यही प्रॉब्लम है कि कोरोना जो चिकना सरफेस है है ना, उसमें एक हफ्ते से ज़्यादा भी जिंदा रह सकता है। और ये तो सामान्य सी बात है कि जैसे दरवाजे का हैंडल, ये हमारी आदत नहीं है कि हम रोज़ साफ़ करें। मोबाइल, वो भी हमारी आदत नहीं है कि रिमोट, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम जिसको हर 5-10 मिनट में हम उठाते रहते हैं, और ज़रूरी नहीं कि वो हम रेगुलर साफ़ करते रहें। आप थक चुके होंगे मोबाइल का रिंगटोन सुन सुन के कि आप साबुन से हाथ धोइए, सैनिटाइजर यूज़ करिए, है ना, और ऊब भी चुके होंगे। लेकिन ये बात सच है। और आजकल टीवी में भी एडवर्टाइजमेंट आता है, लोग पूछते भी हैं कि हर आधे घंटे में कैसे हाथ धोएं। लेकिन हाथ धोने का या सैनिटाइज़र लगाने का एक ही मकसद है कि अगर आपने कोई ऐसी चीज़ छुई है और वो कॉमन पब्लिक यूज़ की है, जैसे ऑफिस का है, या फिर घर में जो बहुत सारे लोग छू रहे हों, तो इस तरह की अगर चीज़ें हैं तो वो हम उसको नियमित रूप से उसको भी साफ़ करें। और उसको छूने के बाद यदि हम नाक में, आँख में या मुंह में उंगली डाल रहे हों तो उसके पहले आप साबुन से हाथ ज़रूर धोएं, क्योंकि वहीं से वायरस आता है और मुंह, नाक और आँख से वो आपके शरीर के अंदर प्रवेश करता है। और उसके बाद जब आपको सर्दी, खांसी, बुखार, ये इसके प्राइमरी लक्षण हैं। कई बार अच्छा नहीं लगना बोलते हैं ना, जिसको मैलेस बोलते हैं, अच्छा नहीं लगना, या कभी कभी लूज मोशन भी होना, इस तरह के वो वेग टाइप के सिम्टम से आपको पता चलता है। लेकिन इसके मुख्य लक्षण है बुखार, सर्दी, खांसी, गले में खराश, गले में तकलीफ होना। ये यदि तकलीफ है तो आप तुरंत सूचना दीजिए स्वास्थ्य केंद्रों में, या 104 में भी आप यदि सूचना देते हैं तो बिल्कुल वहाँ पर हमारी मेडिकल टीम पहुँच के आपकी जांच करने के लिए तैयार है। अभी तो हमारे सभी स्वास्थ्य केंद्र में फीवर क्लिनिक चल रहा है, तो इस तरह के मरीज़ अगर फीवर क्लिनिक में आते हैं और डॉक्टर को लगता है कि नहीं, इनके साइन सिम्टम सैंपल लेने लायक है, तो सैंपल लेने के लिए टीम वहाँ पहुँच जाती है और आपकी जाँच हो जाती है। मैम, आपने कहा कि हमें जैसे ही ये लक्षण दिखाई दें, हम सभी जान रहे हैं कि सर्दी, खांसी, बुखार या शरीर में जकड़न या सांस लेने में दिक्कत, इस तरह के कोई भी लक्षण अगर हमें दिखाई देते हैं या ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं तो हमें डॉक्टरों से संपर्क करना है। पर लक्षण दिखाई दिए और पॉजिटिव आया भी, अगर हमें कोविड-19 होने की संभावना है, तो वैसी स्थिति में फिर आप लोग क्या करते हैं? जी, मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ही हमारे पास सूचना मिलती है कि कोविड का कोई पॉजिटिव मरीज आ गए, उससे पहले तो हम ट्रेस करते ही रहते हैं कि इनके सैंपल गए, वो हमारे ट्रेसिंग में रहते हैं, मॉनिटरिंग में कि इनकी रिजल्ट आने वाले हैं, तो हम ऑलरेडी अलर्ट तो रहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमको इमीडिएट पता चलता है, तो हमको विद इन टाइम वेस्ट किए हुए 3-4 एक्टिविटी इमीडिएट साइमल्टेनियसली परफॉर्म करनी रहती है। पहले तो हम उनके जाएंगे, पूछेंगे आप कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, जो बहुत अहम इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप किन से मिले या आपसे कौन मिला, आपके घर में कौन आए, अगर आप निकले हैं बाहर तो किन से मिले हैं, या आपके घर में जो रहते हैं उनके आसपास डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आ जाते हैं वो,
प्लस उसके साथ ही साथ हम उनके जो जैसे ही उन्होंने कॉन्टेक्ट के नाम बताए, हाँ, हमको उनका सैम्पलिंग भी करवाना रहता है, और साथ ही अगर जो उनको क्वारंटाइन फैसिलिटी के लिए, क्योंकि उनके जो कॉन्टैक्ट में आए हैं वो हमारे प्राइमरी कॉन्टैक्ट है, प्राइमरी कॉन्टैक्ट को हमको इमीडिएट उनको समाज से या फिर फैमिली से क्वारंटाइन करना पड़ता है। तो ये गतिविधियां एक ही साथ चलती है, और उसके साथ में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम चलते रहता है। स्टेप बाय स्टेप हम पूछते हैं, क्योंकि हम तुरंत जो पेशेंट रहता है उनको हम ज़्यादा तकलीफ दे नहीं सकते, हमको उनको फिर टेलीफोनिकली भी पूछ लेते हैं, लेकिन कुछ देर के लिए जो बेसिक इन्फॉर्मेशन दे सके अगर स्थिति में है तो हम लेते हैं, और उसके बाद ये तीनों गतिविधियां करनी रहती है। तो मेरा भी समझ लीजिए कम्युनिटी से ये निवेदन है कि उस स्थिति में जो टीम आती है, रैपिड रिस्पांस टीम, वो इमीडिएट एक्शन लेती है और सभी चीज उनको करना रहता है, उनका कंप्लीट सहयोग दें। जी, बहुत अच्छा संदेश नीतीश जी ने दिया कि जो टीम आप तक पहुंच रही है वो आपकी सेवा के लिए है, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। तो हम सभी का नैतिक दायित्व बनता है कि हम ऐसे सभी लोगों को सहयोग करें। फोन है मैम, हम फोन अटेंड कर लेते हैं क्योंकि दर्शकों का आपसे जुड़ना बहुत जरूरी है। हेलो मैम जी, नमस्ते जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप? मैं खिलेश कुमार साहू बोल रहा हूँ, रानीगांव नगरी। अच्छा खिलेश जी, बताइए क्या सवाल है आपका? जो अभी कोविड-19 जो विश्व महामारी चल रहा है, इसके बचाव के तरीके तो जैसे कि मास्क लगाना है, दूरी बनाना है और हाथ को बार बार धोते रहना है साबुन से। इसके अलावा और मुख्य रूप से क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए हम लोगों को? जी बिल्कुल मैम। बहुत अच्छा सवाल है आपका। मास्क लगाने की बात आपने बोली है, तो देखिए मास्क आम पब्लिक के लिए मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि वो कपड़े का मास्क लगाएं, ताकि आप प्रतिदिन या जब मन चाहे तब आप उसको धो के और सुखा के, और 2-3 मास्क हैं तो आप इस तरह से उसको पहनिए। क्योंकि बाकी के जो मास्क हैं जैसे N95, ये N95 मास्क उन लोगों के लिए है जो सीधे सीधे कोविड पॉजिटिव केस के कांटेक्ट में आते हैं, या तो उनका सैंपल ले रहे हैं या तो उनका इलाज कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए N95 मास्क है। दूसरा सर्जिकल मास्क या 3 लेयर मास्क, वो भी डॉक्टर्स और नर्सेस जो काम कर रहे हैं हॉस्पिटल में उनके लिए है। आम पब्लिक के लिए तो मैं सजेस्ट करूँगी कि वो नॉर्मल कपड़े का ही मास्क पहने, क्योंकि यदि कोविड पॉजिटिव व्यक्ति ने मास्क नहीं पहना है तो वो दूसरा व्यक्ति मास्क पहना भी है तो उसको 70% तक के इन्फेक्शन पहुंचा सकता है। यदि कोविड व्यक्ति ने मास्क पहना है और अगले व्यक्ति ने मास्क नहीं पहना है तो वो भी उनको 15 से 20% तक के इन्फेक्शन पहुंचा सकता है। जब दोनों व्यक्ति मास्क पहने हैं तो 1.5% की ही संभावना रहती है कि कोविड इन्फेक्शन उनको हो। इसलिए मास्क तो प्रत्येक व्यक्ति को पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ सफाई और आपने पूछा कि हमें और क्या करना चाहिए, तो हमें बहुत अच्छा खाना खाना चाहिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के रखना चाहिए। कोविड इन्फेक्शन यदि हो भी जाएगा तो वो कुछ दिनों बाद ठीक भी हो जाएगा। तो इसलिए इसमें डरने घबराने की बात नहीं है। अपनी जो रोग निरोधक क्षमता है वो आप बढ़ा के रखिए। उसके लिए यही है कि आप अच्छा स्वस्थ खाना, पौष्टिक भोजन लें और नियमित व्यायाम करते रहें और नियमित जीवनचर्या रखें, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या टेंशन जिसको लेने के लिए बोलते हैं वो आप बिल्कुल ना लें। और यदि आवश्यक कार्य नहीं है तो घर से बाहर निकलें ही ना, क्योंकि घर इतनी सुंदर जगह है जहां हम आराम से निवास कर सकते हैं पूरी जिंदगी बिना बाहर निकले। एक और हमारे दर्शक लाइन पर है, उनसे संपर्क करते हैं। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, कौन बोल रहे हैं आप? मैम लोकेश्वर सिन्हा, मेड़सरा दुर्ग से। अच्छा लोकेश्वर जी, बताइए क्या सवाल है आपका? जैसे हम मास्क लगा रहे हैं तो सभी मास्क क्या कोरोना के लिए मतलब रोकथाम कर सकते हैं कि कोई स्पेशल है? मास्क से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण नहीं, अभी मैंने बताया आपको, आपने सुना भी होगा प्रोग्राम, कि पहले तो हमें 1 मीटर दूरी बना के भी रखना, सोशल डिस्टेंस जिसको बोला जाता है, 1 मीटर की दूरी आप बना के ही रखिए। और अगर आपने मास्क पहना है तो क्योंकि ये संभव नहीं है हर एक व्यक्ति के लिए कि हर व्यक्ति N95 मास्क पहनना भी बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि वो पूरी तरह से बंद रहता है। उसको सिर्फ डॉक्टर और जो इस पे डायरेक्ट काम कर रहे हैं वो ही पहनते हैं, और काम करने के बाद वो भी उसको
उतार देते हैं। जब वो वहाँ से फ्री हो जाते हैं तो वो भी सिंपल मास्क पहनते हैं, N95 नहीं पहनते हैं। तो कपड़े का भी, यदि अच्छे मोटे कपड़े का आपने मास्क बनाया है तो वो कपड़ा भी आपको बचाव करेगा। मास्क से जुड़ी एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी मैम, मास्क जो मेडिकल से लेकर परचेज करके खरीद के लोग पहन रहे हैं, उसके उपयोग का तरीका, और दूसरी चीज़ उसको यूज़ करने के बाद कैसे क्या करना है, वो भी पता चलना वही मैंने कहा, मास्क एक बायोमेडिकल वेस्ट है जी। आप उसको सिंपल डस्टबिन में नहीं डाल सकते, वो प्रॉपर उसका डिस्पोजल होना चाहिए। अभी आप देखिए सड़क पर कहीं पे भी मास्क पड़े हुए मिलते हैं, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। मास्क जो आपका इन्फेक्टेड हो गया है तो वो अगर कोई व्यक्ति उठाता है, अब हमें नहीं पता किसको इन्फेक्शन है ना, वो हो सकता है सफाई कर्मचारी उठाए या कोई भी ऐसा उठाया, तो हो सकता है वो इन्फेक्शन वहाँ तक चला जाए। तो इसलिए मैं बेहतर है कि मास्क का डिस्पोजल बायोमेडिकल वेस्ट जो हॉस्पिटल में होता है उसी तरह से हो, और हम शौक में ही इस तरह के मास्क ना पहने। जी, एक अन्य दर्शक लाइन पर हैं, उनसे जुड़ते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, मैं रमेश साहू नागपुर से बोल रहा हूँ। जी रमेश साहू जी, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार जी, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो कोरोना वायरस है लगातार 6 महीनों से चल रहा है। ये जो कोरोना वायरस है वो लगातार 6 महीने से चालू है, और पूरी दुनिया की जो डॉक्टर है, वैज्ञानिक है, लगातार कोशिश कर रहे हैं, अभी तक के वैक्सीन बना ही नहीं है, ऐसा कंफर्म टीवी में बताते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये वायरस क्या कुदरती है? जी देखिए, इस पे भी बहुत जांच चल रही है, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं कि ये कुदरती है या नहीं। वैसे ये बताया जाए कि ये वायरस 7वां प्रकार का वायरस है। इससे पहले भी सार्स वायरस आया हुआ था, सुना, हाँ, और मतलब ये 7वां प्रकार का इसका रूप है, और वायरस म्यूटेट हो जाता है, मतलब अपनी आकृति और अपना जो व्यवहार है वो बदल लेता है। तो ऐसे बदले हुए वायरस के लिए ये बहुत जल्द इसका भी वैक्सीन आ जाएगा। जैसे अभी आपने सुना कि हमने चेचक जैसी गंभीर बीमारी को भगाया, आपने देखा कि पोलियो जैसी गंभीर बीमारी को हमने यहाँ से दूर कर लिया। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए, सिर्फ सहयोग चाहिए, ये वायरस भी हम भगा लेंगे। तो उसके लिए हमें यही करना है कि जो बताया जाता है कि आप हाथ की सफाई यानी साबुन से हाथ धोते रहिए, और जो हैंडल हैं, मोबाइल है, रिमोट है, कंप्यूटर, लैपटॉप है, ये सारी चीज़ों की भी सफाई करते रहें, 1 मीटर का दूरी बना के रखें, कम से कम घर पे निकलें। बहुत जल्द वैज्ञानिक इसमें खोज कर लेंगे, और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से हमने दूसरी बीमारियों से निजात पाई है, कोरोना से भी हम एक दिन निजात पा लेंगे। ये अलग बात है कि थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन इसमें आम जनता का कोऑपरेशन बहुत आवश्यक है। हमारे जागरूक दर्शक ये भी सोच रहे होंगे कि हम उन्हें सिखा रहे हैं और बहुत ज़्यादा दूरी में हम नहीं बैठे हैं, पर हम आपको बताना चाहेंगे कि चूँकि हम स्टूडियो में हैं, हमारे लिए ये ज़रूरत है, इसलिए तमाम सावधानियाँ बरतते हुए हम आपको भी जागरूक कर रहे हैं। और अगला सवाल लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप? जी, मैं अभिनंदन शाही बोल रहा हूँ। जी बताइए क्या सवाल है आपका। जी मैम, कि मेरे 6 साल की बेटी है, तो उसको थोड़ा किडनी का प्रॉब्लम था, मतलब इससे उसका यूरिन रुक जाता है कभी कभी, तो उसका ट्रीटमेंट चलता है। तो मैम अभी पहले वो बहुत फ्री है, अभी से बहुत फ्री है, तो मगर फिर भी इस सिचुएशन में उसको किस तरह रखे कि वो बचे। क्या पूछा? बच्ची है उनकी 6 साल की, उसको किडनी में कुछ। अच्छा, हाँ, ये वही बात है कि जिस तरह से बीमार लोगों को घर में ही रहने की सलाह दी है, अगर वो घर से बाहर नहीं निकलेगी, किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में नहीं आएगी, तो कोरोना ऐसे उड़ के नहीं आ जाएगा कि उसको आके बीमार कर जाए। यही सावधानी रखना है कि जो डॉक्टर आपको दवाई दे रहे हैं वो नियमित रूप से लें, और टेलीफोनिक जो कंसल्टेशन है वो ज़्यादा लें। अभी बहुत सारे डॉक्टर हमारे रजिस्टर भी हो गए हैं जो टेलीफोनिक कंसल्टेशन दे रहे हैं, और आपने देखा है कि आवश्यक चीज़ों के लिए कहीं कोई चीज़ पाबंदी नहीं है। और जो सैनिटाइज करने वाली बात है, बच्चे के कमरे का, उसके सामानों का प्रॉपर आप सैनिटाइज करते रहिए। बाकायदा घर के सभी लोग हाथ धोकर ही और सैनिटाइज़र इस्तेमाल करके ही उसे खाना पीना और जो भी अन्य चीज़ें हैं वो दें, और उसके बच्चे की खुद की इम्यूनिटी का ध्यान रखें।
तो फिर हम तो बच्ची को कोई खास ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली किसी भी तरह की गंभीर बीमारी यदि पूर्व से है, घर के बच्चों को या बुजुर्गों को या दूसरे पेशेंट्स को, दूसरे रोगियों को और ज़्यादा संभाल के रखने की ज़रूरत है, जो हमारी जिम्मेदारी। बस अपने घर में रहें, तमाम तरह की सावधानियां जो बताई जा रही हैं उनका पालन करें, तो उन गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को भी कोरोना संक्रमण तो छू नहीं पाएगा और उनका इलाज तो ऑलरेडी चल ही रहा है। मैम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, तो मित्रों फिर से मिलते हैं इस छोटे से विराम के बाद। अरे ओ साहबा, कोरोना वायरस से बचने के कितने उपाय रे? सरदार 3। अरे साहबा डरो मत रे, बोलो बोलो। सरदार, पहला है लोगों से दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना, और सबसे जरूरी है घर पे रहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। लापरवाही से बाहर मत फिरो, शेर हो या हीरो हो, सवाल खतरों से खेलने का नहीं, जिंदगी का है, या तो खुद का या अपनों का। कोरोना के आगे बलवान भी नहीं टिक पाएगा, पर बचने के उपाय है समझदारी से घर में रहना, बार बार हाथ साबुन से धोना या सैनिटाइज करना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना पर तमाम तरह की जानकारियां लेकर हम हाजिर हैं डॉक्टर मीरा बघेल और डॉक्टर नीतीश के साथ। तो मैम चर्चा की शुरुआत करेंगे, उसके पहले ही हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं, हम उनसे संपर्क करते हैं। हेलो हेलो, आवाज़ थोड़ा ऊंचा बोलेंगी आप, आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हेलो हेलो, हाँ मैडम नमस्ते। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं श्रवण कुमार चक्रधारी बोल रहा हूँ। जी बताइए, क्या सवाल है? मैडम जैसे कि रेड जोन से आते हैं उनके लिए कुछ सुरक्षा। अच्छा, रेड जोन में आने वाले लोगों के लिए सुरक्षा, जो एरिया रेड जोन में आए हैं, जो वहाँ निवास कर रहे हैं, उन लोगों के लिए सुरक्षा के उपाय क्या कोई अलग से सुरक्षा करनी होगी उनके लिए? देखिए, रेड जोन से जो आया है उनको हम पहले तो हम उनको अपनी फैसिलिटी क्वारंटाइन में रखते हैं और तुरंत हम उनका सैंपल लेते हैं, जो भी व्यक्ति वहाँ से आया है रेड जोन से, और जैसे वो हमारी फैसिलिटी में है तो हम उनको 14 दिन बिल्कुल अलग उनकी देखभाल करते हैं, दवाइयाँ देते हैं, और ताकि उनका वायरल लोड यदि है तो वो कम हो जाए, और उसके बाद दूसरी दफ़े जांच करके जब दोनों जांच नेगेटिव आती है तब हम उनको छोड़ते हैं और फिर से 14 दिन घर पे क्वारंटाइन करने के लिए बोलते हैं। जी मैम, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि ये संक्रमण 15 दिन में होने के बाद अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ गए हैं तो वो 15 दिन तक, तो 15 दिन का समय लेता है सामने आने में या हमें पता चलने में। तो अगर जब हम किसी सामाजिक जगह जा रहे हैं या कुछ 2-4 लोगों से मिल रहे हैं या हमें ये मन में शंका है कि शायद हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं या हो चुके हैं, तो क्या उसके बाद हमें वहाँ से किसी जगह से आने के बाद घर में कुछ और प्रिकॉशन लेना चाहिए, कुछ सावधानी अपनानी चाहिए, कोई तरीके अपनाने चाहिए जब हमें शक हो रहा है कि शायद हम कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में या किसी ऐसे स्थान में चले गए हैं तो अब हमें डर लग रहा है, तो वैसे स्थिति में क्या करना चाहिए? जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से तो ये हिदायत दी गई है, या बोलूँ उससे पहले से ही कलेक्टर सर के माध्यम से कि सामूहिक जो अपने को गैदरिंग करना है, इवन मीटिंग भी, वो भी हम ऑनलाइन करने लगे। तो वैसी स्थिति तो अभी 2 महीने में बननी ही नहीं चाहिए कहने का। लेकिन अगर आ भी गए हैं तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कहीं वो जिनसे मिले हैं उनमें से कोई व्यक्ति बाहर से तो नहीं आया है, विदेश से, और हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कोई किसी को बीमारी तो नहीं थी उस समय सर्दी खांसी की, ये सावधानी बरत सकते हैं, हमारे दिमाग में रहे तो ये है। देखिए, आज तो प्रत्येक व्यक्ति को ये भी बताया जा रहा है कि आपको छींकना किस तरह से है ना? आपको हमेशा अपने बगल पे छींकना है, ठीक है, ताकि ये जो चीज़ें हैं वो टच नहीं होती हैं।
ये चीज़ हम टच नहीं करते हैं। आप यदि हाथ में भी ऐसे छींक रहे हैं तो ये तो पूरा इन्फेक्शन यहीं आ गया, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि आप अपने बगल में इस तरह से, तो जो कुछ आदतें हमारी हैं उसको हमें सुधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या आप रुमाल या टिश्यू पेपर मिलता है तो वो बेस्ट है, छींक के और फिर उसको डिस्कार्ड करना है। एक अन्य दर्शक जुड़ रहे हैं हमसे। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, राम राम जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, क्या सवाल है आपका? भागवत निर्मलकर, बेमेतरा, छत्तीसगढ़। अच्छा भागवत जी, बताइए क्या सवाल है? हमारे सवाल ये है कि जैसे कि रायपुर में जो आदमी पलायन है, बिलासपुर में पलायन है, और वो रायपुर में यदि डॉक्टर से जांच करवा चुके हैं, वो अपने गृह ग्राम वापिस आ करके उसको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा कि स्वयं के अपने घर में रहेंगे? देखिए, जिनके घर में अलग से रूम है, अलग एक कमरा है, अलग उनके लिए लैट्रिन बाथरूम है, हम ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं चाहते हैं कि वो हमारी फैसिलिटी में या हमारे पास क्वारंटाइन रहे। वो अपने घर पर ही रह सकते हैं आराम से, पर उनसे थोड़ी दूरी बना के रहना ज़रूरी है कि वो अलग से कमरे में रहें, खाना उनको दिया जाए, वो अपना कपड़ा वगैरह स्वयं धोएं, और यदि खाना उनको दिया जा रहा है तो वो यदि बर्तन में दिया जा रहा है तो बर्तन भी स्वयं ही साफ़ करें और उनसे दूरी बना के रखें। थोड़ा स्वास्थ्य कर्मचारी या अधिकारी को सूचना दें, ताकि अगर वो रेड जोन या और कहीं से आया है तो उनके लिए जो दवाइयाँ हैं वो उनको दी जा सकें और वो अपने घर में आराम से रह सकते हैं। लेकिन घर बहुत छोटा है, एक ही घर में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो बेहतर है कि वो फिर बाहर रहे, यानी हमारे पास रहे, फैसिलिटी क्वारंटाइन में रहे, और जब 14 दिन उनकी जांच हो जाएगी, उनका रिपोर्ट नेगेटिव आ जाएगा, फिर वो अपने घर जा सकते हैं। जी, डॉक्टर नीतीश से ये जानना चाहेंगे, हम पूछते हैं मरीजों से या जो संक्रमित व्यक्ति से कि आप कितने लोगों के संपर्क में आए, किसके संपर्क में आए, ये पूछने के पीछे समाज की क्या भलाई छिपी हुई है, क्या कारण है इसके पीछे? उसके दो पहलू होते हैं। पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हमारे पास है कि वो उन्होंने विदेश यात्रा की है या किसी पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आया, तो हमारे पास जानकारी हो गई कि इनसे इनको आया होगा, लेकिन हमको ये नहीं पता कि उससे किससे। तो हमारे पास दो उद्देश्य रहते हैं, पहला तो इनको किससे आया होगा और दूसरा इनसे किसी और को फैलने की संभावना किनको है, ताकि हम दूसरों को बचा सकें। जी बिल्कुल। और मैम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति जब समझ में आया, फ़ोन आ रहा है तो मैं अपना सवाल बाद में करूंगी, पहले हमारे दर्शक को हम मौका देते हैं। हेलो जी, नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ, मैं कलकत्ता से बोल रहा हूँ जी। मेरा नाम है सपन कुमार रॉय जी, बताइए क्या सवाल है आपका? मैं रायपुर का रहने वाला हूँ। रायपुर में पढ़ाई सब किए हैं। अच्छी बात। इसलिए रायपुर की ज्योग्राफी हम जानता हूँ, और आपके भवानी एरिया जो है, टिकरापाड़ा जो एरिया है, यदि इसको आप ज्योग्राफिकल लॉकडाउन कर तो बहुत सुविधा होगी। इससे आपका मेडिकल जो टीम जो है उसे जांच करने के लिए, टेम्परेचर के लिए हमारा सुझाव है। अच्छा, वो सलाह दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं टिकरापाड़ा वाले एरिया के लिए। नहीं, बहुत अच्छा सुझाव है आपका। और हमारा रायपुर में आपने देखा होगा कि रायपुर का प्रशासन बहुत ही चुस्त दुरुस्त है, और यदि कहीं पर जो कंटेनमेंट जोन है वो बहुत सोच समझ के बहुत अच्छे से बनाया है। आपने देखा होगा कि सबसे पहला केस रायपुर का ही था, और अभी भी हाल ही में एक केस और मिला है, और उसको भी बहुत अच्छे से कंटेनमेंट जोन बना के उसको बंद किया गया है। तो लोग मैं आपको उदाहरण दूं कि वो जोन मेरे ही पास में है और हमारे यहाँ ही कोई सर्वेंट नहीं आ रहा है। तो मैं ये बता रही हूँ कि प्रशासन ने बहुत चुस्त दुरुस्त है व्यवस्था की है। जी, व्यवस्था की मैम। पर फिर भी आपके सुझाव के लिए धन्यवाद। मैम, मैं ये जानना चाह रही थी कि जब कोई व्यक्ति ठीक होकर, स्वस्थ होकर घर लौट रहा है, तब उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? समाज की और परिवार की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? देखिए, ये इसके लिए भी मेंटल मेकअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो ठीक होके आ गया, अब उसमें उस वायरस के एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गए, यदि उनको और इन्फेक्शन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि इस पे अभी स्टडी जारी है, इस पे अभी शोध चल ही रहा है, लेकिन वो ठीक हो गया, उसको दवाइयाँ हमने दे दी, फिर उससे परहेज कैसा,
फिर तो वो हमें हमारे और आपके जैसा हो गया और हमें उससे बिल्कुल घुल मिल के और बहुत अच्छे और से वैसे भी जितनी आवश्यक सावधानी बरतनी वो तो फैमिली मेंबर्स के साथ भी बरतनी है। तो यदि कोई पड़ोसी है या आस पड़ोसी या कहीं कोई है तो उतना डिस्टेंस मेंटेन करते हुए आप उसके साथ भी सामाजिक व्यवहार कर सकते हैं। बिल्कुल। उसके लिए रूखापन बरतने की आवश्यकता ऐसे मरीजों के साथ नहीं है। एक अन्य दर्शक लाइन पर है, उनसे संपर्क करते हैं। हेलो हेलो जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? जी नमस्कार, कालूराम परमार बोल रहा हूँ। जी बताइए क्या सवाल है? मेरा सवाल ये था मैम कि जो कोरोना से मरीज ठीक होकर घर आता है उसके बाद में उसमें संक्रमित होने की शंका रहती है क्या? ये बघेल मैडम और परगेंद्र सर से रिक्वेस्ट करता हूँ। हाँ, अभी यही सवाल स्मिता ने स्वयं पूछा था। ये इसका भी मैंने बताया, अभी इस पर भी शोध चल रहा है कि वो जो एक बार ठीक होके आया वो पुनः संक्रमित हो सकता है क्या। तो कोई भी बीमारी अगर वो संक्रमित व्यक्ति किसी बहुत ज़्यादा संक्रमण मान लो फैल गया और बहुत सारे व्यक्तियों को कोरोना का संक्रमण हो गया, तो जो ठीक हुआ है वो व्यक्ति वो भी संक्रमित हो सकता है, क्योंकि उसने उस संक्रमण के लिए दवाई खाई। ये वही वाली बात है, जैसे आपको सर्दी खांसी हुई, आपने दवाई खाई, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको पुनः सर्दी खांसी नहीं हो सकती, हमको फिर से सर्दी खांसी हो जाती है ना। तो उसी तरह से ये भी है कि अगर वो दूसरे संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में आएगा तो उसको फिर से संक्रमण हो सकता है। हालांकि उसके अंदर में एक एंटीबॉडी जनरेट हो चुका है जो उसको बचाएगा, जो उसको बचाने की कोशिश करेगा कि वो संक्रमण उसको ना हो। लेकिन ये निर्भर करता है कि वो कितने ज़्यादा संक्रमित व्यक्ति से कितनी बार संपर्क में आया है। अगर कोरोना का लोड ज़्यादा हुआ, कोरोना वायरस का लोड ज़्यादा हुआ, तो वो पुनः संक्रमित हो सकता है। जी मैम, एक अन्य दर्शक लाइन पर हैं, उनसे संपर्क करते हैं। हेलो जी नमस्कार। हाँ जी कौन बोल रहे हैं? मैं शिवलाल साहू, छत्तीसगढ़। अच्छा साहू जी, क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ, अटैक तो छत्तीसगढ़ में कम, लेकिन कब तक ठीक जाएगा पूरा भारत में तक? चलिए हम छत्तीसगढ़ की बात पूछ लें। देखिए छत्तीसगढ़ अभी भारत के पूरे प्रदेशों में अभी इसकी स्थिति बहुत अच्छी है और ये सब आप लोगों का कोऑपरेशन है। यहाँ जो लॉकडाउन में आप लोगों ने जो कोऑपरेट किया है, ये उसी का नतीजा है कि आज छत्तीसगढ़ में एक भी मौत नहीं हुई है। सिर्फ 59 लोग ही संक्रमित हुए हैं, अधिकांशतः ठीक हो गए हैं। सिर्फ 21 व्यक्ति ही हैं जिनका अभी इलाज चल रहा है और वो भी बहुत अच्छी स्थिति में है, बहुत जल्द वो भी अपने घर जा सकेंगे। तो अन्य प्रदेशों की तुलना में हमारा प्रदेश तो ठीक, बहुत अच्छी स्थिति में है। और हम चाहते हैं कि ये स्थिति बनी रहे और इस स्थिति को बने रहने के लिए आप सबका सहयोग बहुत ज़्यादा और जागरूकता बहुत ज़रूरी है। एक और फ़ोन आ रहा है, लीजिए। मुझे तो अवसर नहीं मिल रहा, पर मैं चाहती हूँ कि दर्शकों को ही जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो। हेलो हाँ जी जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप? राजन गिरी बोल रहा हूँ सर। जी राजन जी, क्या सवाल है? लड़के लोग मेरा रायपुर में काम करते हैं सर, और उसको आने से गांव वाले बोल रहे हैं कि मना कर काम करना पड़ेगा। अच्छा, आज की स्थिति में हमारे गांव वाले भी बहुत ज़्यादा जागरूक हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा जागरूक हैं। तो आज तो काम की कमी है। अगर आपका बेटा रायपुर में काम कर रहा है तो काम तो करना अच्छी बात है, हम लोग भी काम ही कर रहे हैं, तो उसमें दिक्कत की क्या बात है? रायपुर में काम कर रहा है, आप उनको काम करने दीजिए। जी, चिंता मत कीजिए, वो जहाँ पे भी हैं वो सुरक्षित हैं। और अगर सरकार के और जितनी जो निर्देश है उनका पालन करके वो बचे रह सकते हैं, तो कोई आवश्यक नहीं है। अगर काम करने वाले लड़के हैं तो उन्हें यहाँ रहने दिया जा सकता है। एक और बात जानना चाहेंगे जो बहुत अहम है, लोग नॉनवेज खाने से पहले डर रहे हैं मैम कि उससे भी कोरोना हो जाएगा क्या? नीतीश सर, देखिए नॉनवेज में बहुत अच्छा प्रोटीन है जी। नॉन वेज खाने से कहीं कोई परहेज नहीं करना है, क्योंकि हम जिस तरह से खाना बनाते हैं तो हम बहुत अच्छे से पका के बनाते हैं, बहुत अच्छे से भूंज के बनाते हैं, पका के बनाते हैं, तो उसमें किसी भी तरह का कोई वायरस या कोई भी कीटाणु रहने की संभावना नहीं होती है। उनको डरना चाहिए जो आधा पका हुआ, अध पका हुआ मीट, मटन, इस तरह से जो चीज़ें खाते हैं। लेकिन हम भारतीय पद्धति से जो खाना बनता है वो बहुत अच्छे से बनता है,
बहुत अच्छे से हम पका के उसको बनाते हैं। तो इस तरह से अगर आप इसमें परहेज करते हैं और जिन लोग नियमित रूप से इसी के भरोसे प्रोटीन जो लेते हैं तो वो बाकायदा इसको लेते रहे, क्योंकि शरीर के लिए प्रोटीन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। एक और फोन ले लें मैम, दर्शक लाइन पर हैं हमारे। हेलो जी मैम। जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, कौन बोल रहे हैं? जी मेरा सवाल ये है कि ये वायरस का कब तक स्टेज है, या वायरस ये कितने इसका कभी खत्म होगा, या कोई वायरस का कोई उम्र होता है या नहीं होता, ये जानना चाहते हैं, खत्म होगा कि नहीं होगा। अच्छा, विश्वजीत जी ने ये सवाल किया है, खत्म होगा कि नहीं। अभी हमने बात की थी शुरुआत में कि जब चिकन पॉक्स को भगा दिया तो हम कोरोना को भी भगाएंगे। मैम आप बताइए उन्हें। हाँ, खत्म तो होगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसपे विजय न प्राप्त की जा सके। जैसा मैंने पहले भी बोला, हमने पोलियो को ख़त्म किया है ना, हमने चेचक को ख़त्म किया है, कोरोना को भी ख़त्म कर लेंगे, लेकिन कब ख़त्म होगा ये कह पाना आज की डेट में बहुत मुश्किल है। हर एक का सहयोग चाहिए मैम उसमें, आपकी भी जागरूकता और आपका सहयोग भी चाहिए, हमें ऐसा कहना चाहिए। और बहुत जल्दी इसमें वैक्सीन बनने की बात चल ही रही है, बन जाएगा। तो यदि सब लोग वैक्सीन लगा देंगे तो फिर सवाल ही नहीं उठता कि फिर ये ना जाए। तो आप क्या कहना चाहेंगी, हम कोरोना से बचे रहें उसके लिए एक आपका भरा पूरा एक संदेश हमें चाहिए हमारे दर्शकों के लिए, कि आप क्या कहना चाहेंगी जिससे कि हम सब बचे रहें, हमारे छत्तीसगढ़ की स्थिति बहुत मजबूत और बहुत अच्छी रहे इस दिशा में? यही कहना चाहूँगी कि जो सोशल डिस्टेंस बना के रखने की बात है वो बनाए रखें हम। मास्क पहनने के लिए कहा जाता है तो हम मास्क, मोटा गमछा भी लगा सकते हैं। यदि मास्क नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप गमछा भी बांध सकते हैं। और जिस तरह से बोला है हाथ साफ रखना है, यानी बार बार साबुन से हाथ धोना है, या साबुन उपलब्ध नहीं, तमाम निर्देशों का पालन करना है। मैम ये मैं आपको बीच में इसलिए रोक रही हूँ कि एक और दर्शक जुड़ना चाह रहे हैं, हमें उन्हें जरूर बता देना है वो जो जानना चाहते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ नमस्ते मैम। जी नमस्ते, कौन बोल रही हैं? मेरा नाम कुमारी सोनी है मैम, जिला बलौदाबाजार छत्तीसगढ़ से। अच्छा बताइए क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है मैम कि जैसे किसी को कोरोना हुआ है, जैसे हमारे आसपास में, तो उसे अगर 1-2 मीटर के दूरी में ठीक है रहकर हम उससे बात करें या मिले, तो क्या उसे हवा के द्वारा या फिर किसी माध्यम से फैलने का खतरा है क्या? ये मैंने कहा। हाँ बताओ। जैसे हम लोग ने आपको बताया कि किसी पॉजिटिव केस आते हैं तो हम तुरंत उसको ट्रीटमेंट सेंटर में डेजिग्नेटेड जो कोविड ट्रीटमेंट सेंटर में उसमें हम लोग को एडमिट करवा दिया। तो ये सवाल तो हो ही नहीं सकता कि हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि वो आइसोलेशन रूम में रहते हैं। और पॉजिटिव पेशेंट के बाद अगर बात हो रही है कि वो डिस्चार्ज होने के बाद जो आते हैं, उसके बाद भी हम कुछ दिनों तक उनको होम जो क्वारंटाइन है उसमें रखते हैं, तो उसके बाद मिला जा सकता है बाद में। लेकिन वो सावधानी जैसे आपको पता है 1 मीटर की दूरी में और मास्क लगा के, ये सब चीज़ है। वैसे तो उनके फैमिली वाले ही मिलेंगे उनसे। तो जो मैम एक और महत्वपूर्ण सवाल मेरे ध्यान में अभी आया कि जो लोग क्वारंटाइन में होते हैं, जो चिकित्सा के सरकार की सबकी देख रेख में है, उन्हें अलग से क्वार्टर दिया गया है, कमरा दिया गया है, क्वारंटाइन पीरियड में है, तो वहाँ से भाग रहे हैं, कुछ ऐसी घटनाएं देश में हमें देखने को मिली है, भाग रहे हैं। तो क्या ऐसी साइकोलॉजी होती है, क्या उसके पीछे कारण होता है कि लोग भागना चाहते हैं, जबकि आप चिकित्सा के उसमें हैं, आप लोगों की देख रेख में हैं, तो क्यों भागते हैं? क्या हो जाता है, क्या डर होता है, क्यों डरना चाहिए, डरना नहीं चाहिए? अब यही बात है कि हम अपने घर चले जाएं, हम अपने घर वालों के साथ रहें। दूसरा एक ये कभी भी नहीं सोचना है हम सबको कि मुझे नहीं होगा, ये हम कभी नहीं कि मुझे कुछ नहीं होगा। ये जो एक गलत फहमी है वो आपको पाल के नहीं रखना है। वही मैंने कहा कि कोरोना से बचना है, और जिस तरह से छत्तीसगढ़ की स्थिति अभी मजबूत है, अच्छी है, तो इस सब में आपका सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं मानती हूँ कि क्वारंटाइन में 14 दिन अकेले रहना, किसी से भी नहीं मिलना, एक कमरे में बंद रहना बहुत बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर ये मुश्किल हालात में आप हैं तो एक तरह से कोरोना को दूर भगाने में आपका वही सहयोग है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तकलीफ़ तो बेशक होती होगी कि एक ही कमरे में रहना, कब दिन हो रहा है, कब सुबह हो रही है, कब शाम हो रही है, ये पता ही नहीं चल रहा, बाहर क्या हो रहा है ये आपको पता नहीं चल पा रहा है। ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे टीवी वगैरह की फैसिलिटी हो, आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, किसी का चेहरा नहीं देख पा रहे हैं, तो ये बहुत कठिन परिस्थिति होती है। इसमें बहुत से लोगों को डिप्रेशन भी हो रहा होगा। लेकिन मैं ये बोलूँ कि अगर स्वास्थ्यकर्मी और पुलिस, सफाई कर्मी, ये सब जो अपनी जान को जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं,
और कोरोना को भगाने में उनका सहयोग है। तो एक छोटा सा ये सहयोग हम आपसे भी चाहेंगे कि आप 14 दिन का जिस तरह से एक तरह से वनवास ही बोला जाए वो आप काट के और कोरोना को दूर करने और में उससे न केवल आप बचते हैं बल्कि अपने समाज और अपने राष्ट्र को भी बचा रहे हैं क्वारंटाइन में रहकर। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हमें सरकार और चिकित्सक जो कह रहे हैं हम उस दिशा निर्देश को माने, उनकी बातों को माने और अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र की भी सुरक्षा करें। कोरोना को भगाने में अपना अपना सहयोग हम सभी दें। मैम और सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना पर आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी, हमारे दर्शकों के सवालों का, उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया, इसके लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं। फिर ऐसे ही आप दोनों के मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, तब तक के लिए नमस्कार। और मित्रों, आपसे हम एक बार फिर यही कहना चाहेंगे कि थोड़ी सी दूरी बना के रखिए, तभी तो अपनों के नज़दीक जा पाएंगे, अपनों के नज़दीक रह पाएंगे। जब हमने चिकन पॉक्स को, स्मॉल पॉक्स को, पोलियो जैसी तमाम बीमारियों को, तमाम परेशानियों को दूर भगा दिया तो कोरोना भी एक दिन अवश्य भागेगा। लेकिन ये निर्भर करता है हमारे और आप पर, हमारी जागरूकता पर। तो आशा करते हैं आज की जानकारियों का आप पूरा फ़ायदा उठाएंगे। ऐसी जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।